नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 जनवरी सन 2025। इसके अलावा आज यानी मंगलवार को मकर संक्रांति है। आज प्रयागराज में कुंभ महापर्व का प्रथम शाही स्नान किया जाएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। देश के उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में लगातार पारा गिरने का अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान में कल यानी 15 जनवरी को एक बार फिर बारिश और ओले गिरने का अनुमान। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खबर। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई नई अपडेट आई सामने। हरियाणा में स्कूलों की बढ़ सकती हैं छुट्टियां, जिला उपायुक्तों को मिल सकती है पावर। भारतीय सेना में आई भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन, अंतिम तिथि 28 फरवरी। सीएम सैनी ने दी लोहड़ी की सौगात, 10 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा। लाडवा में लोगों के साथ मनाया त्योहार। हरियाणा में कृषि वैज्ञानिकों ने तैयार किया सोलर पावर रोबोट, फसलों में करेगा रोगों की पहचान और रोकथाम। एमएसपी कानून पर एकजुट हुए किसान संगठन, केंद्र के खिलाफ बजाए बिगुल, दिल्ली कूच के बारे में होगी बड़ी घोषणा। एनटीए ने 15 जनवरी को होने जा रहा है यूजीसी नेट एग्जाम स्थगित किया। 16 जनवरी की परीक्षा तय डेट के अनुसार ही होगी। पीएम मोदी ने सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन किया। 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। ऑल वेदर मिलेगी कनेक्टिविटी। और महाकुंभ का हुआ शुभारंभ। महाकुंभ में पहले दिन 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से पहुंचे भाग। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर पश्चिमी भारत में आज घने कोहरे की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर और मध्य भारत में फिलहाल ठंड से राहत न मिलने की संभावना जताई है। आज यानी 14 जनवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे कि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके कारण बारिश और ठंड बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 16 जनवरी तक बारिश और ठंड का दौर जारी रहने की संभावना है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। कल यानी 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे, वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। हरियाणा में 2 दिन लगातार बारिश होगी। मौसम विभाग ने 15 और 16 जनवरी के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर आप भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। बता दें कि भारतीय सेना में हवलदार व नायब सूबेदार के पदों के लिए पुरुष उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इस भर्ती के लिए खेल कोटा में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे भारतीय डाक के जरिए अपना आवेदन भेज दें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2025 है। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। एक और अपडेट देते चलें कि एनटीए ने 15 जनवरी को होने जा रहा है यूजीसी नेट एग्जाम स्थगित कर दिया है। एनटीए ने इस दिन मकर संक्रांति और पोंगल त्योहार होने के चलते एग्जाम की डेट में बदलाव किया है। एग्जाम की नई डेट जल्द जारी की जाएगी। बता दें कि 16 जनवरी की परीक्षा तय डेट के अनुसार ही होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश स्तरीय लोहड़ी समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़ 42 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में हजारों लोगों की भागीदारी देखी गई, जिसमें हरियाणवी और पंजाबी संस्कृति की झलक दिखाई दी। लाडवा अनाज मंडी के प्रांगण में सोमवार को देर रात लोहड़ी पर्व का एक भव्य और शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। इसके अलावा गाँव बीड़ मथाना में 2 करोड़ 72 लाख रुपए के सामुदायिक केंद्र और रामशरण माजरा में 3 करोड़ रुपए के सामुदायिक केंद्र के निर्माण की योजना की घोषणा की है। कार्यक्रम में सीएम सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेशवासियों को नववर्ष, लोहड़ी पर्व और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में नई खुशियां और उमंग लेकर आए। यह आयोजन समाज में प्रेम, प्यार और भाईचारे को मजबूत करने का संदेश देने में सफल रहेगा, क्योंकि लोहड़ी व अन्य सभी पर्व मानव मात्र को यही संदेश देते हैं। इस दिन लोग एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। इस तरह यह पर्व हमें एकता, भाईचारे और समर्पण की भावना को प्रेरित करता है। भारत एक ऐसी भूमि है जहां विविधता में एकता देखने को मिलती है। लोहड़ी हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाला एक प्रमुख पर्व है।
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के प्रोफेसर व 2 अन्य विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों की एक टीम ने मिलकर कन्वर्टेबल सोलर पावर रोबोट तैयार किया है। यह रोबोट न केवल कृषि में अंधाधुंध होने वाले रसायनों के प्रयोग को रोकने में मदद करेगा, बल्कि फसलों में होने वाले विभिन्न रोगों की पहचान कर उन्हें नुकसान से भी बचाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक पर आधारित यह रोबोट प्रथम चरण में ही रोग की पहचान कर आवश्यकता अनुसार ही फसलों में रसायन का छिड़काव करने में सक्षम है। AI तकनीक पर आधारित रोबोट पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। वाईफाई और रिमोट के जरिए इसे 300 मीटर तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस रोबोट में सेंसर लगाए गए हैं जो पौधों की इमेज लर्निंग प्रोसेसिंग कर मेमोरी में सुरक्षित कर लेगा और फिर उसे उसी के आधार पर संचालित होगा। इस तकनीक से फसलों में समय से रोग की पहचान व रोकथाम संभव होगी। अफोर्डेबल होने के कारण इसे सूटकेस के आकार में बदला जा सकेगा। यह रोबोट किसी भी फसल के पौधों की तस्वीर खींचकर एक्सपर्ट सिस्टम में भेजता है, जिसके बाद फसल में होने वाले रोग की पहचान करके AI तकनीक के माध्यम से स्वयं ही रोग की रोकथाम के सुझाव भी देता है। हरियाणा में स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। अब खबर है कि हरियाणा में शिक्षा विभाग मौसम को देखते हुए कोई बड़ा फैसला ले सकता है। मौसम विभाग लगातार प्रदेश में भारी ठंड व धुंध का अलर्ट जारी कर रहा है। प्रदेश में सर्दी का मौसम और भी बढ़ गया है। विभाग लगातार बारिश व ठंड का अलार्म बजा रहा है। वहीं खबर है कि शिक्षा विभाग प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा सकता है। विभाग इसको लेकर पूरी तरह से जिला स्तर पर निर्णय लेने की पावर जिला उपायुक्तों यानी DC को दे सकता है। इसका मतलब यह है कि अब हर जिले के उपायुक्त मौसम के अनुसार स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने या फिर घटाने का निर्णय ले सकेंगे। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। हरियाणा के विभिन्न जिलों में ठंड बढ़ने के आसार व अलर्ट को देखते हुए यह फैसला किया जा सकता है कि छोटे बच्चों की छुट्टियां कुछ और दिनों तक बढ़ा दी जाएं। ये फैसले सरकारी व प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे, इसलिए इस निर्णय से प्रदेश भर के स्कूलों के बच्चों को राहत मिल सकती है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम यानी AISSEE 2025 के लिए आवेदन करने की 13 जनवरी 2025 को आखिरी तारीख थी। इस एंट्रेंस को पास करने वाले स्टूडेंट्स क्लास 6ठी और 9वीं में एडमिशन ले सकते हैं। यह आवेदन 24 दिसंबर 2024 से शुरू हुए थे। फीस पे करने की लास्ट डेट आज यानी 14 जनवरी 2025 रहेगी। करेक्शन विंडो की बात करें तो 16 से 18 जनवरी 2025 है। सैनिक स्कूल रिजल्ट 2025 की बात करें तो एग्जाम के 6 हफ्ते बाद आएगा। सैनिक स्कूल में क्लास 6ठी के एग्जाम में 150 मिनट का पेपर होगा। 9वीं क्लास के एंट्रेंस में 180 मिनट का पेपर होगा। क्लास 6ठी में 300 नंबर और 9वीं में 400 नंबर का यह एग्जाम होगा। मिनिमम मार्क्स हर सेक्शन में 25% होने चाहिए और एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो 40% होना चाहिए। NTA ने सबसे पहले जारी अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि 19 जनवरी को परीक्षा होगी। उसके बाद NTA ने रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम की तारीख जल्द घोषित कर दी जाएगी। इस एग्जाम के जरिए 6ठी क्लास के लिए देश के सभी 39 स्कूलों और क्लास 9वीं के लिए 17 स्कूलों में एडमिशन होगा। हरियाणा में किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी सीजन की फसलों और जमीन के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 7 जनवरी तक प्रदेश भर में 7,64,286 किसानों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। अभी भी आधे से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण नहीं करवाया है। इस बारे में जानकारी देते हुए फरीदाबाद के DC ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाओं के बारे में किसानों में कुछ गलत फहमियां हैं। कुछ किसानों को लगता है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करने से उनकी आय परिवार पहचान पत्र में जुड़ जाएगी, लेकिन पूरी तरह से गलत है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया जाता है। जिन किसानों ने इस योजना के तहत प्रीमियम जमा किया है उनकी फसल को नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता है और जिन किसानों का बीमा नहीं होता है उन्हें सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति योजना के तहत ये मुआवजा प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करवाना चाहिए। कृषि यंत्र और अन्य सुविधाओं के लिए भी पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तय की गई है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी की सीमा को बढ़ा दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अधिसूचना के मुताबिक अब कर्मचारियों को 25% ज्यादा यानी 25 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी मिल सकेगी। सरकार ने इसे हरियाणा सिविल सेवा पेंशन संशोधन नियम 2024 बना दिया है। यह फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा। बता दें कि सरकार किसी भी कर्मचारी को उसके लंबे समय तक काम करने के बदले एक मुश्त रकम देती है। इसे ग्रेजुएटी कहा जाता है। इसे एक आर्थिक मदद के तौर पर भी दिया जाता है, जिसके बदले सरकार कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं काटती या पेंशन से अलग होती है। ग्रेजुएटी किसी भी कर्मचारी को तभी मिलती है जब वह लगातार 5 साल नौकरी पूरी कर चुका हो। हालांकि अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है या फिर किसी वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है तो फिर ऐसी स्थिति में ग्रेजुएटी पहले भी मिल सकती है। आमतौर पर कर्मचारी को ग्रेजुएटी तब दी जाती है जब वह रिटायर होता है। हालांकि अगर कोई कर्मचारी 5 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है या फिर उसे हटा दिया जाता है अथवा रिटायर कर दिया जाता है तो भी वह ग्रेजुएटी का हकदार होता है। उसका नोटिस पीरियड भी ग्रेजुएटी की सेवा में गिना जाता है।
हरियाणा पंजाब के संभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम का साथ मिल गया है। इस आंदोलन को लेकर पटियाला के पातड़ा में 4 घंटे तक मीटिंग चली है। इसमें संभू और खनौरी मोर्चे पर डटे किसान नेता और एसकेएम के नेता शामिल रहे। इसमें किसान नेताओं ने कहा कि हमारी मांग और दुश्मन एक ही है, इसलिए मिलकर आंदोलन लड़ा जाएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेता श्रवण सिंह पंधेर ने कहा कि मीटिंग में तय हुआ है कि 18 जनवरी को दोबारा से मीटिंग की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही मीटिंग में चर्चा हुई है कि इस आंदोलन को आगे कैसे लेकर जाना चाहिए और कैसे सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। किसान नेताओं ने कहा कि आज हम तीनों फोरमों के नेता एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं, यह बड़ी पॉजिटिव चीज है। इसके साथ ही किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि कोई साथी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल को आमरण अनशन पर बैठे आज 50 दिन हो गए हैं। उनके डॉक्टरों ने बताया है कि अब डल्लेवाल का मांस सिकुड़ना शुरू हो चुका है, जो कि काफी चिंताजनक स्थिति में है। हरियाणा के युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि युवाओं को देशों की अलग अलग भाषाओं में दक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा विशेष नीति पर काम किया जाएगा। युवाओं को भाषा सीखने के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। युवाओं को विदेशी भाषाएं सिखाने और उनका प्रमाणन कराने का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार की तरफ से हार्ट्रॉन उन्नत कौशल केंद्र परियोजना की शुरुआत की जाएगी। इस परियोजना के तहत 87 उन्नत कौशल केंद्र को ओपन किया जाएगा। युवाओं को इन केंद्रों से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मिलेंगे। इन प्रमाण पत्रों की सहायता से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल में ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम सैनी ने कहा कि पहले हार्ट्रॉन के केंद्र जिला स्तर पर खोले जाते थे, लेकिन अब इन्हें उपमंडलों और ग्रामीण विकास खंडों में भी खोला जाएगा। इन केंद्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी सहायता से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश की सरकार ने यह भी कहा है कि युवाओं को विदेशी भाषा फ्री में सिखाई जाएगी, इसके लिए उन्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सीएम सैनी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक प्रदेश का हर युवा कौशलयुक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध बने। देश के उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में पारा लगातार गिर रहा है। इसके साथ ही घने कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। यूपी के 64 जिलों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर गई है, जिससे कि 67 ट्रेनें 10 घंटे देरी से पहुंची। दिल्ली में भी कई ट्रेनें और कुछ फ्लाइट्स विजिबिलिटी घटने के कारण लेट हुई है। वहीं तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर नहीं उड़ सकी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शिमला का अधिकतम तापमान पिछले 48 घंटों में 11.4 डिग्री गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के जयपुर समेत 19 जिलों में 8वीं क्लास तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है। आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में घना कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, पांडिचेरी में बारिश का अनुमान जताया गया है। श्रीनगर में तापमान -3 डिग्री, गुलमर्ग में तापमान -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम में -6.2, काजीकुंड में -4, कोनीबल में -3.6 और कुपवाड़ा में -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में कल यानी 15 जनवरी को एक बार फिर से बारिश और ओले गिरेंगे। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के 18 जिलों में बादल छाने, बारिश होने और कहीं कहीं ओले गिरने की आशंका के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन किया। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। टनल बनने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। टनल का इनॉग्रेशन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता भी है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। उधर राज्य के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का वादा भी पूरा होगा। जेड मोड टनल के इनॉग्रेशन के बाद श्रीनगर लेह हाईवे पर गगनगिर से सोनमर्ग के बीच 1 घंटे की दूरी अब 15 मिनट में पूरी होगी। इसके अलावा गाड़ियों की स्पीड भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दुर्गम पहाड़ी वाले इस इलाके को क्रॉस करने में पहले 3 से 4 घंटे का समय लगता था, अब यह दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इससे सोनमर्ग के साथ कारगिल और लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण रास्ते बंद होने की परेशानी कम होगी। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर सुबह 4 बजे से पहला स्नान चला। पौष पूर्णिमा पर तड़के 12 डिग्री टेम्परेचर के बीच पहला स्नान शुरू हुआ। संगम नौज पर गंगा मैया की जय जयकार करते हुए हर घंटे तकरीबन 2 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 44 घाटों पर पहले दिन 1 करोड़ 65 लाख श्रद्धालुओं ने आज तक डुबकी लगाई। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। यह वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज पहुंचे हैं। पहले दिन
भीड़ इतनी रही कि 3700 लोग अपनों से बिछड़ गए। बाद में खोया पाया केंद्र से अनाउंसमेंट कर ज्यादातर लोगों को उनके परिवार वालों से मिलवाया गया। हेलीकॉप्टर और एनएसजी कमांडो ने महाकुंभ में आए लोगों पर नजर रखी। वहीं विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त पहुंचे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं ने 45 दिन का कल्पवास शुरू कर दिया है। श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर दूर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। महाकुंभ को लेकर गूगल ने भी खास फीचर शुरू किया है। महाकुंभ टाइप करते ही पेज पर वर्चुअली फूलों की बारिश हो रही है। अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 15 जनवरी यानी कल तक फाइल कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपके पास केवल एक दिन शेष बचा है। इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जिससे कि नोटिस आने के साथ ही जुर्माना सहित कई अन्य कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप 5 लाख रुपए से कम इनकम का बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 1000 रुपए लेट फीस देनी होगी। तो वहीं 5 लाख या उससे अधिक की इनकम पर 5000 रुपए की लेट फीस लगेगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और आपने टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर घर के लिए लोन लिया है तो इसका प्रूफ जल्द से जल्द अपने दफ्तर के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा कराएं। दरअसल देश में ज्यादातर कंपनियों ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जमा करने के लिए अपने कर्मचारियों को 15 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1048 अंक की गिरावट के साथ 76,330 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 345 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 23,085 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और केवल 4 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 46 में गिरावट और केवल 4 में तेजी रही। एशियाई बाजार में जापान का निक्केई बंद रहा। कोरिया का कोस्पी 1.04% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं अमेरिका का डाउ जोन्स 1.63% गिरकर 41,938 के स्तर पर बंद हुआ। इस हफ्ते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के अनुमान जताए गए हैं। इस दौरान रिलायंस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, विप्रो, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक जैसी कंपनियां वित्त वर्ष 2024-25 के अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 290 रुपए बढ़कर 78,308 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 468 रुपए घटकर 89,800 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,550 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 80,220 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।